नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एरोप्लेन पृथ्वी की सतह से 10,000 मीटर की एल्टीट्यूड पर ट्रोपोस्फियर में उड़ता है, जहां टेम्परेचर लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ट्रोपोस्फियर में 10,000 मीटर एल्टीट्यूड पर जब ऑलरेडी इतना कम टेम्परेचर है, तो फिर एरोप्लेन और वी कैन से एयरक्राफ्ट में कूलिंग की क्या ज़रूरत है? क्या वाकई में एरोप्लेन्स में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है या नहीं होता है, और अगर होता भी है तो क्यों? यही जानने और समझने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे नेसेसिटी ऑफ एयरप्लेन रेफ्रिजरेशन, वाई कूलिंग इज़ रिक्वायर्ड इन एयरक्राफ्ट, साथ ही साथ एयरप्लेन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मेरिट और डिमेरिट को भी समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर ये टॉपिक समझ में आता है, ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए सीधे चलते आज के वीडियो लेक्चर की ओर। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर यानी कि 15,000 मीटर की रेंज तक हमारा ट्रोपोस्फियर होता है, और 15,000 मीटर से लेकर के 20,000 मीटर की रेंज में हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में हमारा क्लस्टर क्लाउड यानी कि बादल होते हैं, और हमारा जो एरोप्लेन है वो 10,000 मीटर्स के ऊपर की रेंज पर उड़ता है, यानी कि बादलों के ऊपर हमारा प्लेन उड़ता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारा प्लेन है वो 10,000 मीटर के एल्टीट्यूड पर उड़ता है विद अ वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से हमारा एरोप्लेन बादलों के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में 10,000 मीटर के एल्टीट्यूड पर उड़ता है, जहाँ पर जो टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है वो -40 टू -50 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो प्रेशर है वो 0.15 बार होता है। ओके, हायर वी गो कूलर वी फाइंड इज़ दी फैक्चुअल ट्रू, यानी कि ट्रोपोस्फियर में हम जितना ऊपर जाएंगे हाइट में, हमें जो एयर होगी उतनी ज़्यादा ठंडी मिलेगी, उतनी हमें कूल एयर मिलेगी। अब जब ट्रोपोस्फियर में -50 डिग्री सेल्सियस की ठंडी हवा मिल रही है, तो फिर हमें एयरक्राफ्ट के अंदर यानी कि एरोप्लेन के अंदर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, क्या वाकई ज़रूरत है? तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किस टेम्परेचर यानी कि किस कंडीशन में कंफर्ट फील करती है, यानी कि कंफर्ट कंडीशन क्या है ह्यूमन बॉडी की। सो फॉर ह्यूमन कंफर्ट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर मस्ट बी क्लोज टू 1 बार। ह्यूमन बॉडी को कंफर्ट फील करने के लिए जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो हमारी बॉडी जो है वो कंफर्ट फील नहीं करेगी। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो कंफर्ट फील नहीं करेगी। सो यहाँ पर 10,000 मीटर एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत कम है कंफर्ट कंडीशन से, यानी कि कंफर्ट टेम्परेचर से बहुत कम है, और प्रेशर जो है वो भी बहुत कम होता है। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है। नाइदर वी कैन सर्वाइव एट टेम्परेचर ऑफ -50 डिग्री सेल्सियस नॉर एट दी प्रेशर ऑफ 0.15 बार। ना ही हमारी बॉडी -50 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकती है और ना ही 0.15 बार प्रेशर पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एयर के टेम्परेचर को और एयर के प्रेशर को क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी जो एयरक्राफ्ट जो हमारा एयरप्लेन होता है, इसके अंदर हमारा जेट इंजन होता है। इंजन की हीट की वजह से जो एयरक्राफ्ट का जो केबिन होता है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके अलावा ऑक्यूपेंट जो पैसेंजर बैठते हैं वो भी सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट रिलीज़ करते हैं, यानी कि पैसेंजर से भी हीट रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से भी हमारा जो केबिन होता है एयरक्राफ्ट का वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, लोग लैपटॉप ले जाते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उनसे भी हीट रिलीज़ होती है, जिससे केबिन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो बहुत सारे ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एयरक्राफ्ट के अंदर
एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सो डेफिनेटली एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड इन एयरक्राफ्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो आइए जानते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से एयरक्राफ्ट में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या कह सकते हैं एयर कूलिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सो फर्स्ट रीजन इज़ रैमिंग ऑफ द एयर। रैमिंग ऑफ एयर की वजह से हमें एयरक्राफ्ट के अंदर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड वन इज़ द सोलर रेडिएशन। ठीक है, जब हमारा प्लेन 10,000 एल्टीट्यूड पर उड़ता है तो सोलर रेडिएशन डायरेक्टली एरोप्लेन की सरफेस पे पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा जो केबिन है वो वार्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके अलावा हीट रिलीज फ्रॉम द ऑक्यूपेंट, पैसेंजर द्वारा जो हीट रिलीज होती है उसकी वजह से भी हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द केबिन, केबिन के अंदर जो प्रेशर है वो हमें 1 बार मेंटेन रखना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 0.15 बार होता है। तो वो प्रेशर को भी मेंटेन करने की वजह से हमें यहाँ पर कूलिंग की ज़रूरत होती है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। हीट रिलीज फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट इंजन से जो हीट रिलीज हो रही है उसकी वजह से भी हमें एयरक्राफ्ट में कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और हीट रिलीज फ्रॉम द कंट्रोल डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, कंट्रोल डिवाइसेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से जो हीट रिलीज हो रही है इसको एयरक्राफ्ट केबिन से बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पर एयरक्राफ्ट कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें टेम्परेचर घटाना है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब होता है कि कंफर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन रखना और जो भी हमारी डिवाइस है, जो भी हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट है उसको क्रिएट करना। ओके, तो 1 बाय 1 ये 6 रीज़न है जिनकी वजह से एयरक्राफ्ट में कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एयरक्राफ्ट में एयरप्लेन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें इन सभी 6 पॉइंट को डिस्कस करना है, यानी कि हम ये सभी 6 पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे और हम समझते जाएंगे कि इन प्रोसेस से या इन इफेक्ट से कितना कूलिंग रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रैमिंग ऑफ द एयर क्या होता है और रैमिंग ऑफ द एयर से कितनी हीट जनरेट होती है एयरक्राफ्ट के अंदर। ओके, रैमिंग ऑफ एयर को समझने के लिए पहले हमें रैमिंग प्रोसेस को समझना होगा कि रैमिंग प्रोसेस क्या होता है। सो रैमिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन ऑफ एयर एडिबेटिकली बाय लोकेटिंग द एंट्रेंस टू एन एयर इनटेक डक्ट इन एन एयरप्लेन इन द एयर स्ट्रीम। एयर स्ट्रीम में एयर इनटेक डक्ट को लोकेट करके जो हमारी आउटसाइड एयर है, एम्बिएंट एयर है, उसको एडिबेटिकली कंप्रेस करने के प्रोसेस को रैमिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जब हमारा एरोप्लेन फ्लाई करता है तो जिस वेलोसिटी से हमारा एरोप्लेन फ्लाई करेगा उसी रिलेटिव वेलोसिटी से हमारी जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से हमारे डक्ट के थ्रू एयरक्राफ्ट के अंदर इंटर करती है। तो ड्यूरिंग द इंट्रेंस, जब हमारी एयर एटमॉस्फेयर से डक्ट के थ्रू एयरक्राफ्ट के अंदर इंटर करती है तो एक रिवर्सिबल एडिबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है और इसी रिवर्सिबल एडिबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस को ही रैमिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द इंट्रेंस इन डक्ट इज नोन एज द रैमिंग प्रोसेस। Okay, during the ramming process, the relative velocity of air, that is called the kinetic energy of air, convert into pressure energy and enthalpy। यानी कि ड्यूरिंग द इंट्रेंस जब कंप्रेशन प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है हमारा, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है एयर की, रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, वो प्रेशर एनर्जी और एंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, सो कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है ये देख लेते हैं हम लोग। सो हमने मान लेते हैं कि एयरप्लेन की जो वेलोसिटी है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वैसे अप्रॉक्स इतनी ही होती है, 900 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 1000 किलोमीटर आवर के बीच में ही हमारी जो नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो इसी रेंज में होती है। ठीक है, तो अगर हम इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाता है 277.78 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमने एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट कर लिया। नाउ चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी विल इक्वल टू चेंज इन स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी को हम लोग स्मॉल डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ v²। नाउ चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी इक्वल टू होता है Cp डेल्टा टी। ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब पर यूनिट मास, तो मास तो 1 kg हो गया, तो Cp डेल्टा टी एंड हाफ, और वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पर मीटर पर सेकंड में निकाली थी 277.78, यानी कि इसको अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 278, तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं और यहाँ पर अगर Cp की वैल्यू 1.005 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा।
सो चेंज इन टेम्परेचर विल इक्वल टू 38.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हमारे एटमॉस्फेरिक एयर 10,000 मीटर एल्टीट्यूड पे जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है जिसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है, जब ये एटमॉस्फेरिक एयर एयरप्लेन के अंदर इंटर करती है तो ड्यू टू द रैमिंग प्रोसेस जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो जब एंथैल्पी में कन्वर्ट होती है तो टेम्परेचर में कितना चेंज होता है, टेम्परेचर हमारा 38.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इंट्रेंस में ही हमारा जो टेम्परेचर है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम प्रेशर निकालना चाहें तो यहाँ पर चूंकि कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, रैमिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक नेचुरल कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है ड्यू टू इंट्रेंस ऑफ द एयर, तो यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं T2/T1 इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 गामा। T2 कितना आया, तो यहाँ पर अगर हमें इनिशियल टेम्परेचर पता हो, जैसे अगर हम यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर T1 अगर हम -50 डिग्री सेल्सियस ले लें, ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर अगर हम यहाँ पर निकालें क्योंकि डेल्टा T निकल के आया 38.5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हम T2 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, T1 की वैल्यू पुट कर देंगे, P1 कितना है 0.15 बार, तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ड्यूरिंग द रैमिंग प्रोसेस जो प्रेशर में राइज है वो कितना होगा। ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं सोलर रेडिएशंस की। सो एट 10,000 मीटर एल्टीट्यूड सोलर रेडिएशन इज ऑर्डर ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन से 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में सोलर रेडिएशन से कितनी ही जनरेट होगी, 1 किलोवाट। अब अगर हमें यहाँ पर एयरक्राफ्ट का टोटल सरफेस एरिया पता हो तो हम यहाँ पर सोलर रेडिएशन से कितनी हीट जनरेट होगी वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो सोलर रेडिएशन इज ऑर्डर ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर ड्यू टू विच टेम्परेचर इनसाइड द केबिन गेट इंक्रीज्ड, और इसी वजह से हमें एयरक्राफ्ट में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अब बात करते हैं हीट रिलीज फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स। So occupants released approx 90 watt as a sensible heat and approx 30 watt as a latent heat। जो ऑक्यूपेंट होते हैं, जो पैसेंजर होते हैं, वो 90 वाट के बराबर सेंसिबल हीट रिलीज़ करते हैं और 30 वाट के बराबर लेटेंट हीट यानी कि पसीने के फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में हीट को रिलीज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर टोटल हीट निकालेंगे तो 90 + 30 यानी कि 120 वाट हीट एक पैसेंजर रिलीज़ करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 120 की जगह पर 100 वाट ले लें अप्रॉक्सीमेट, और अगर हम टोटल हीट निकालें तो कितनी हीट निकल के आएगी। सो वी कैन एज्यूम अप्रॉक्स 100 वाट टोटल एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम वन पैसेंजर। नाउ एज्यूमिंग दैट इन एयरक्राफ्ट देयर इज़ अ कैपेसिटी ऑफ 100 पैसेंजर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एयरक्राफ्ट में 100 पैसेंजर की कैपेसिटी यानी कि 100 पैसेंजर बैठे हुए हैं। नाउ एज्यूम दैट देयर आर 100 पैसेंजर्स इनसाइड द एयरक्राफ्ट केबिन, तो टोटल हीट कितनी जनरेट होगी 100 पैसेंजर से। सो टोटल हीट रिलीज 100 × 100 वाट टोटल एनर्जी थी एक पैसेंजर की, और टोटल पैसेंजर कितने 100, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 100 × 100 यानी कि 10 किलोवाट टोटल हीट रिलीज होगी 100 पैसेंजर से एयरक्राफ्ट के केबिन में। ठीक है, अब आप एज्यूम कर सकते हैं 10 किलोवाट हीट जनरेट होगी तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर इस 10 किलोवाट हीट को एयरक्राफ्ट केबिन से बाहर निकालने के लिए अगर हम निकालने कितनी कैपेसिटी, अगर हम ये निकालें कि कितनी कैपेसिटी का हमें यहाँ पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, इस 10 किलोवाट में हम 3.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कैपेसिटी है वो निकल आएगी कि कितनी निकल के आई 2.85 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि जो 100 पैसेंजर से 10 किलोवाट हीट जनरेट हो रही है, इस 10 किलोवाट हीट को बाहर निकालने के लिए यानी कि केबिन का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें 2.85 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी का रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है, तो कुछ आइडिया लग गया होगा आपको कि ऑक्यूपेंट की वजह से हमें कितनी हीट और कितनी कैपेसिटी का रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द केबिन। केबिन के अंदर हमें प्रेशर 1 बार मेंटेन रखना है और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कितना है 0.15 बार प्रेशर है। अगर हम यहाँ पर सोलर रेडिएशन, हीट रिलीज फ्रॉम द ऑक्यूपेंट और रैमिंग ऑफ द एयर को इग्नोर भी कर दें और हम सिर्फ क्या करें कि -50 डिग्री सेल्सियस की एयर है, इसको हम -50 ही रहने दें और सिर्फ हम प्रेशर को मेंटेन रख लें। तो आइए देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होगा कंप्रेशन प्रोसेस का टेम्परेचर पे
अगर हम 0.15 बार प्रेशर को 1 बार प्रेशर तक इंक्रीज़ करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए, जिसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं T2/T1 = P2/P1 की पावर गामा -1 अपन गामा। अब यहाँ पर P1 और P2 क्या लेंगे। सो T1 हम यहाँ पर मान लेते हैं जो 10,000 मीटर एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फेयर में -50 डिग्री सेल्सियस, वो हम T1 ले लेते हैं, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर ले लेते हैं एयर का। इसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया तो कितना आया 223 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, P1 ले लिया हमने 0.15 बार। ठीक है, और P2 1 बार, क्योंकि फाइनल प्रेशर जो है वो केबिन प्रेशर 1 बार होना चाहिए और इनिशियल प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.15 बार है। तो हमने P1 और P2 ले लिया। अब यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं T2/T1 = P2/P1 की पावर गामा -1 अपन गामा, तो देखते हैं कि टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होगा। सो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की और यहाँ से हमने T2 की वैल्यू निकाली। तो T2 की वैल्यू आ रही है केल्विन में, आ रही है 383.45 केल्विन और वी कैन से 110.44 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ पर रैमिंग ऑफ एयर को इग्नोर कर दें, ऑक्यूपेंट से जो हीट रिलीज हो रही है इसको भी इग्नोर कर दें, सोलर रेडिएशन को भी इग्नोर कर दें और सिर्फ हम कंप्रेसर की हेल्प से अगर हम प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, 1 बार प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, तो केवल कंप्रेशन प्रोसेस से ही हमारा टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो जा रहा है, -50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ होकर के कितना हो जा रहा है 110 डिग्री सेल्सियस। और 110 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पे भी हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कंफर्ट फील नहीं करेगी और हम सर्वाइव ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कंप्रेस करके भी हम एयर को एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कंप्रेस करके एयरक्राफ्ट के अंदर अगर हम एयर को यूज़ करेंगे तो एयर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 110.44। इसके अलावा अब अज्यूम कर लीजिए कि कंप्रेशन प्रोसेस से इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, अभी यहाँ पर पैसेंजर से भी हीट रिलीज़ होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सोलर रेडिएशन से भी हीट रिलीज़ होगी, तो टोटल कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा एयरक्राफ्ट के अंदर। और अगर हम कूलिंग नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो पैसेंजर है एयरक्राफ्ट के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो और कौन कौन से रीज़न है, तो इसके अलावा हीट रिलीज फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इंजन, क्योंकि हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर जेट इंजन होता है जिसमें एक बहुत ही हैवी टरबाइन और एक हैवी मेन कंप्रेसर होता है जिससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, तो जेट इंजन से भी हीट रिलीज़ होती है। और 6 पॉइंट है हमारा हीट रिलीज फ्रॉम द कंट्रोल डिवाइसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जिससे भी अप्रॉक्स 10 वाट टू 50 वाट हीट रिलीज होती है केवल और केवल कंट्रोल डिवाइसेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की वजह से। तो इतनी ज़्यादा हीट एयरक्राफ्ट के अंदर जनरेट होती है और इस हीट को बाहर निकाल करके केबिन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार मेंटेन रखने के लिए हमें एयरक्राफ्ट के अंदर एयरप्लेन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, एयरक्राफ्ट के अंदर एयरप्लेन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वी कैन से एयरप्लेन कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई यूज़ एयर साइकिल, मीन्स एयर रेफरेंस सिस्टम में हम एयर साइकिल ही क्यों यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, या कह सकते हैं एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं, आइए समझते हैं। सो एयर इज़ फ्री, सेफ, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, नो फियर ऑफ लीकेज एंड अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट इन एटमॉस्फेयर। एयर साइकिल यूज़ करने का सबसे पहला और मेन एडवांटेज है कि जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही लार्ज अमाउंट अवेलेबल है, फ्री है, कोई भी कितना भी यूज़ कर सकता है, सेफ़ है। अगर एयर लीक भी कर जाती है तो ये किसी भी ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी की ब्रीदिंग के लिए अच्छा है। ठीक है ना। नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, यानी कि एयर से आग नहीं लगती है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए एयरक्राफ्ट के अंदर एयर लीक भी करती है तो आग लगने का डर नहीं है। और नो फियर ऑफ लीकेज, वही मैंने आपको बताया कि लीकेज का कोई डर नहीं है। अगर लीक करती भी है तो ये ह्यूमन बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि ये ब्रीदिंग के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लो एज द एयरक्राफ्ट इंजन ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ अ हाई स्पीड टर्बो कंप्रेसर, hence separate compressor for cooling system is not required।
ठीक है। एयरक्राफ्ट इंजन में एक मेन टर्बो कंप्रेसर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, और चूंकि पहले से ये कंप्रेसर इंस्टॉल है तो हमें कोई एक्स्ट्रा कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बहुत ही लो होती है, जिसकी वजह से हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नो स्टोरेज ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड एज कंपेरिजन ऑफ अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर साइकिल रेफरेंस सिस्टम में एयर को स्टोर करने के लिए हमें कोई भी स्टोरेज सिस्टम नहीं चाहिए होगा, जबकि अगर रेफरेंस सिस्टम की बात करें, जैसे वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम है, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफरेंस सिस्टम है, इनमें रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने के लिए हमें एक अलग से स्टोरेज टैंक चाहिए होता है, जबकि एयर को स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पर कोई भी स्टोरेज टैंक नहीं चाहिए। हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं और फिर वापस एयर को हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। एयर को स्टोर करने की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारा प्रोसेस जो है, साइकिल जो है, वो भी ईजी हो जाती है। नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एयर साइकिल यूनिट डज नॉट डिटेरियोरेट as much as that of the vapor compression unit when operating away from its design point। मीन्स जिस डिज़ाइन कंडीशन के लिए हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, अगर हम उसके अवे जाते हैं, उस कंडीशन से हम अलग किसी कंडीशन पे अगर हम अपने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगी, परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन नहीं होगा, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा घटेगी नहीं। लेकिन अगर हम वही वेपर कंप्रेशन सिस्टम की अगर बात करें तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम को अगर हम उसकी डिज़ाइन कंडीशन से अलग किसी कंडीशन पर अगर ऑपरेट करते हैं, अलग टेम्परेचर प्रेशर पर अगर ऑपरेट करेंगे तो वेपर कंप्रेशन साइकिल की परफॉर्मेंस बहुत ही तेज़ी से घट जाती है। ओके, तो दिस इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ एयर साइकिल रेफरेंस सिस्टम ड्यू टू विच एयर रेफरेंस साइकिल इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। ओके, नाउ एयर साइकिल इक्विपमेंट आर एक्सट्रीमली रिलायबल, रिड्यूसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट एंड सिस्टम डाउन टाइम। जो एयर साइकिल इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, जैसे कि कंप्रेसर है, ठीक है, टरबाइन है, हीट एक्सचेंजर है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ठीक है ना। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होती है और इनका जो डाउन टाइम है वो भी बहुत ही लेस होता है, सिस्टम डाउन टाइम वो भी बहुत ही लेस होता है, ठीक है। दीज आर दी एडवांटेजेस ड्यू टू विच एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। नाउ अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो फर्स्ट डीमेरिट इज it has low coefficient of performance। एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP जो होती है वो बहुत ही कम होती है, लेस देन 1 होती है, ठीक है। दिस इज़ ओनली द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बट जो एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस इस डिसएडवांटेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से आज भी एयरक्राफ्ट में कूलिंग सिस्टम के तौर पर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही यूज़ होता है, ठीक है ना। नाउ लास्ट डिमेरिट ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज द रेट ऑफ एयर सर्कुलेशन इज रिलेटिवली लार्ज। अगर हमें डिज़ायर्ड कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पर जो रेट ऑफ एयर सर्कुलेशन है उससे हमें बहुत ज़्यादा लार्ज रखना होगा, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर जो है हमें वो सर्कुलेट करना होगा डिज़ायर्ड कूलिंग इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यानी कि अमाउंट ऑफ एयर जो होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, जबकि अगर हम वेपर कंप्रेशन साइकिल में जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट होगा हमारा वो बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्स 1 kg के आसपास ही हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी होती है। जबकि एयरक्राफ्ट में जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसमें जो एयर की क्वांटिटी होती है वो 50 kg पर सेकेंड 60 kg पर सेकेंड के अराउंड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट है। सो दीज आर 2 डीमेरिट्स ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नाउ अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम। एयरक्राफ्ट में कूलिंग के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, कौन कौन से एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर आर 6 मेथड ऑफ एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम सच एज सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, थर्ड वन इज बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, फोर्थ वन इज बूट स्ट्रैप इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, फिफ्थ वन इज reduced ambient air cooling system, and last regenerative air cooling system. These are 6 method of aircraft cooling system और इन्हीं 6 मेथड की हेल्प से हम किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट के अंदर हम कूलिंग कर सकते हैं, अब जो भी डिज़ायर इफेक्ट है उसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी
एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम के मेथड को हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आशा करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, दैट इज़ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।